नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे मोदी के मलेशिया दौरे और दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों की। वहीं बात करेंगे सपा के मिशन 2027 की रणनीति और अखिलेश यादव के आक्रामक सियासी तेवरों की। और चलते चलते बात फरवरी में जून वाली आहट यानी समय से पहले बढ़ते तापमान की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देश मलेशिया को चुना है। कुआलालंपुर में पीएम मोदी का जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, उसने साफ कर दिया है कि भारत और मलेशिया के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर हैं। रक्षा से लेकर डिजिटल तकनीकी और यूपीआई तक इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, मलेशिया मिशन मलेशिया समंदर पार मोदी का शंखनाद। मोदी के मलेशिया दौरे की बड़ी बातें। साल 2026 की पीएम मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा। मलेशिया में जल्द शुरू होगी भारत की डिजिटल पेमेंट सेवा यूपीआई। कोटा किनाबालू में भारत अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिकों के लिए यूपीआई कार्ड की पात्रता 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाई गई। 2026 की पहली विदेश यात्रा और गंतव्य मलेशिया। कुआलालंपुर के आसमान में जब भारत का एयरफोर्स 1 उतरा तो स्वागत के लिए खुद मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मौजूद थे। ये कूटनीति का वो चेहरा है जो दो देशों के बीच की गहरी दोस्ती और व्यक्तिगत केमिस्ट्री को दर्शाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को परदारा पुत्र बिल्डिंग में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। ये मलेशिया के उनके 2 दिन के ऑफिशियल दौरे का हिस्सा है। आपको बता दें कि मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कुआलालंपुर में जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। 800 कलाकारों ने एक साथ नृत्य कर भारत की विविधता को मलेशियाई धरती पर जीवंत कर दिया। यहाँ पीएम ने प्रवासी भारतीयों को जीता जागता पुल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता MOUs का आदान प्रदान किया गया। ये कदम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Friends, Prime Minister Anwar Ibrahim and I have been friends even before he became Prime Minister. I commend his focus on reforms, his great intellect and able chairmanship of the ASEAN in 2025. Last year, I could not visit Malaysia for the ASEAN summit, but I promised my friend that I will come to Malaysia soon. And as promised, I am here. This is my first foreign visit in 2026. भारत मलेशिया के बीच रणनीतिक समझौते। तेजस विमान और लड़ाकू विमानों के रखरखाव पर सहयोग। चिप निर्माण और सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण MOU। भारतीय छात्रों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति की घोषणा। मलेशिया भारत डिजिटल काउंसिल की स्थापना। सेमीकंडक्टर, AI और डिजिटल फिनटेक के सहयोग। आतंकवाद विरोधी अभियान और सैन्य प्रशिक्षण। IIT मद्रास और मलेशियाई संस्थानों के बीच सहयोग। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन पर साझा रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा सहयोग कृषि और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में गहरा हो रहा है। हम कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे दोनों देशों के बीच जीवन सेतु है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई पीएम इब्राहिम संग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की है।
वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती दोस्ती दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों मानते हैं कि आज की चुनौतियों का समाधान वैश्विक संस्थाओं में सुधार के जरिए ही संभव है। हम शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद पर हमारा संदेश साफ है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर। मोदी ने कहा कि मलेशिया में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मुफ्ती वीजा और पर्यटन के लिए यूपीआई डिजिटल इंटरफेस जैसी व्यवस्थाएं दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी साझेदारी को सफल तभी माना जाता है जब उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को जोड़ता है। मलेशिया में तमिल भाषा की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहीं मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए यह एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 1957 से हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन हमने इसे 2024 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। हमने मजबूत जनसंबंध और विस्तारित आर्थिक सहयोग किया। हम व्यापक निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संस्कृति और जनसंबंधों में सहयोग को और गहरा करना जारी रखेंगे। मलेशियाई पीएम ने भरोसा जताते हुए कहा कि यह वास्तव में व्यापक है। हमारा मानना है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। भारत मलेशिया का व्यापार 18.59 अरब डॉलर हुआ। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की यह उल्लेखनीय प्रगति देखकर अच्छा लगता है और एशियन के संदर्भ में मलेशिया को बहुत फायदा होगा अगर हम भारत के साथ सहयोग के और ज्यादा रास्ते अवसर तलाश सके। उन्होंने बताया कि 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक खास उपलब्धि की तारीफ की। दोनों देश अब जितना संभव हो सके स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का फैसला कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और मलेशिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं और इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। मलेशिया में रहने वाले भारतीयों का इतिहास भी काफी पुराना है। उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और मलेशिया आपसी व्यापार को बैलेंस करने और लंबे समय तक आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की समीक्षा की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुनबे ने हुंकार भरी है। मौका भले ही विधानमंडल के बजट सत्र की रणनीति बनाने का था, लेकिन अखिलेश यादव की नजरें 2027 के सिंहासन पर टिकी हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपा प्रमुख ने अपने विधायकों और सांसदों को विजय मंत्र दिया और सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का क्या मास्टर प्लान है। सपा के मिशन 2027 की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देना, बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र पर फोकस, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं को साधना, एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर पैनी नजर ताकि वोट कटने की शिकायत न रहे। एक्शन मोड में अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। 2024 की सफलता ने समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब वेट एंड वॉच की मुद्रा से बाहर निकलकर सीधे एक्शन मोड में आ गए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इस बार रणनीति सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि संगठन की मजबूती की भी है।
सदन में सरकार के घेराव की रणनीति। आपको बता दें कि अखिलेश की नजर अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक पर नहीं है, वो पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व और सबवर्जन की तरफ भी मोड़ रहे हैं। संगठन में बड़ी बदलाव की तैयारी है। पुराने दिग्गजों के अनुभव के साथ साथ युवाओं के जोश का तालमेल बैठाया जा रहा है। 27 जनवरी से प्रस्तावित साइकिल यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका मकसद गांव-गांव जाकर भाजपा की घेराबंदी करना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। हर कोई अपनी पार्टी को एक अहम जगह दिलाने के लिए जद्दोजहद में जुटा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार सुर्खियों में है, कभी किसी बैठक की वजह से तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई बयानबाजी से। लिहाजा समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक की कई मायने में अहम मानी जा रही है। बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आगामी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, खासकर खाद की किल्लत और धान खरीद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम हैं, धारा 31, धारा 32, 31 भी लागू। आइए आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। पीडीओ और 2027 का लक्ष्य। आपको बता दें कि बैठक में अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए के फॉर्मूले पर जोर दिया। विधायकों से कहा कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएं और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जमीन तैयार करें। वहीं ऐसी जानकारी सामने आई है कि सपा विधायकों ने राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई और जमीनों के अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई है। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि किस तरह प्रशासन विपक्ष के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए
जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अखिलेश की मार्च में समाजवादी समानता भाईचारा रैली। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा के दादरी से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये रैलियां प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी। नोएडा से इस अभियान की शुरुआत के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी इस कमजोर गढ़ में अपने को मजबूत दिखाने का संदेश देना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर इन इलाकों में संगठन मजबूत किया गया तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा चुनावों के करीब 11 महीने पहले नोएडा से शुरू होने वाली इस रैली की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्थानीय स्तर की तैयारियां कर रहे हैं। इन रैलियों के आयोजन के जरिए सपा की कोशिश उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है जहां समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। रैलियों की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकार्यता हो। इसके अलावा टिकट के चयन में एसआईआर में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं की भी अहमियत दी जाएगी। सपा हर सीट पर प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए सर्वे भी करा रही है। 2027 की राह अखिलेश के लिए इतनी आसान भी नहीं है। एक तरफ जहां उन्हें अपने सहयोगियों को साथ रखना है तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा की मशीनरी और चुनाव प्रबंधन से टकराना है। लेकिन अखिलेश का कॉन्फिडेंस बताता है कि इस बार वो किसी भी मोर्चे पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। लिहाजा साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि सत्ता की इस शतरंज में बाजी किसके हाथ लगती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। अभी तो फरवरी का आधा महीना नहीं बीता है और सूरज ने अपनी तपिश दिखानी शुरू कर दी। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में जहां कुछ दिन पहले तक लोग ठिठुर रहे थे, वहां अब पंखे चलने लगे हैं। आखिर समय से पहले क्यों तप रही है धरती, इस खास रिपोर्ट में देखें। फरवरी में जून वाली आहट, दिल्ली में उछाल। 2 फरवरी 17.5 डिग्री सेल्सियस, 7 फरवरी 25.1 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का हाल, बढ़ती उमस और सामान्य से अधिक तापमान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अभाव और जलवायु परिवर्तन। मार्च में चल सकती है हीट वेव। दिल्ली की सड़कों पर इस बार बसंत की सुहानी हवा नदारद है। उसकी जगह ले ली है चुभती हुई धूप ने। फरवरी की शुरुआत में जो मौसम खुशनुमा होना चाहिए था, वो अब पसीने छुड़ाने लगा है। आंकड़ों पर नजर डालिए, महज चंद दिनों के भीतर दिल्ली का पारा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चढ़ा है। 2 फरवरी जो भी अधिनियम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस था, वो अब 25.1 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। यह हाल सिर्फ राजधानी का नहीं, मायानगरी मुंबई का पारा भी चढ़ने लगा है। समंदर की नमी और बढ़ते तापमान ने मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी और ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण तापमान में अचानक उछाल देखा जा रहा है। अगर ये ट्रेंड रहा तो मार्च और अप्रैल में लू के गंभीर हालात बन सकते हैं। लोग हैरान हैं, अभी तो स्वेटर अलमारी में ही रखे नहीं थे कि ठंडे पानी की जरूरत पड़ने लगी। वहीं डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि तापमान में अचानक उतार चढ़ाव सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि समय से पहले बढ़ती इस गर्मी के पीछे कई कारण नहीं और पर्यावरणीय कारकों का एक जटिल जाल है। सामान्य से पहले बढ़ती गर्मी के कारण उत्तर भारत में फरवरी मार्च के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में बारिश लाने का काम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है। इस साल इनकी संख्या और तीव्रता दोनों कम रही। जब बारिश नहीं होती तो आसमान साफ रहता है। साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं और हवा को जल्दी गर्म कर देती हैं। अरब सागर और गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी है।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां हवा नीचे की तरफ दबती है, जिससे बादल नहीं बनते। यही कारण है कि मैदानी इलाकों में तटीय क्षेत्रों में गर्मी का एहसास अचानक बढ़ गया है। बता दें कि प्रशांत महासागर में होने वाले बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के प्रभाव के चलते वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ये गर्म समुद्री हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान को सामान्य से ऊपर ले जा रही हैं। शहरों में कंक्रीट के जंगल, बढ़ता प्रदूषण और वाहनों में धुआं गर्मी को और सोख लेता है। तापमान में बदलाव का असर, गेहूं की फसल को पकने के लिए ठंडी हवा चाहिए, अचानक गर्मी, पैदावार घट सकती है। बढ़ते तापमान में गेहूं का दाना समय से पहले सूखने लगता है। गेहूं का दाना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जिससे वह छोटा और सिकुड़ कर रह जाता है। 2022 में भी मार्च में अचानक गर्मी बढ़ी थी, जिससे गेहूं की पैदावार कम हुई थी। सरसों का तेल की गुणवत्ता और दानों के वजन में कमी, आम के बौर का समय से पहले गिरना, लू, डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का खतरा। फरवरी से ही एसी, पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली ग्रिड पर दबाव। समय से पहले बढ़ता तापमान कृषि क्षेत्र, विशेषकर रबी की फसलों के लिए एक बड़ा संकट है। फरवरी में ही पारे का 25 डिग्री सेल्सियस से पार जाना फसलों के चक्र को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। गेहूं उस समय अपनी ग्रीन फिलिंग की अवस्था में है। अगर तापमान अचानक बढ़ता है तो गेहूं का दाना समय से पहले सूखने लगता है। इससे दाना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जिससे वह छोटा और सिकुड़ कर रह जाता है। वहीं सरसों की फसल फरवरी के अंत तक कटाई के लिए तैयार होती है। अधिक गर्मी के कारण सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। गर्म और शुष्क मौसम एफिड्स जैसे कीटों को पनपने के लिए अनुकूल होता है, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों के लिए बचाव के उपाय, शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी का तापमान बना रहे। यदि संभव हो तो फव्वारा सिंचाई अपनाएं, ये नमी बनाए रखने में ज्यादातर कारगर है। खड़ी फसल को पोटाश का घोल का छिड़काव करने से पौधों को गर्मी सहने की शक्ति मिलती है। 2026 में अगर फरवरी से ही ये हाल रहा तो खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फरवरी के अंत तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया तो मार्च का महीना पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।